नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक सुने। इसके पहले 4 भाग हो चुके हैं जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। बलराज, तुम्हारा मुंह ना खुले, मेरी तो लाट साहब से बातचीत हो तो सारी कथा कह सुनाओ। कादिर, अच्छा, अब कि हाकिम लोग दौरे पर आएंगे तो हम तुम्ही को उनके सामने खड़ा कर देंगे। ये कहकर कादिर खां घर की ओर चले। बलराज ने भी लाठी कंधे पर रखी और पीछे चला। बलराज, अच्छा तो बीच में न पड़ोगे? कादिर, तो क्या तुम लोग सचमुच मारपीट पर उतारू हो गए? हमारी बात ना मानोगे तो मैं जाकर थाने में इत्तला कर दूंगा। ये मुझसे नहीं हो सकता। तुम लोग गांव में आग लगाओ और मैं देखता रहूं। बलराज, तो तुम्हारी सलाह है कि नित्य ये अन्याय सहते जाएं। कादिर, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो आप सब उपाय हो जाएगा। जिस भांति सूर्यास्त के पीछे विशेष प्रकार के जीवधारी जो न पशु हैं न पक्षी जीविका की खोज में निकल पड़ते हैं, अपनी लंबी श्रेणियों से आकाश मंडल को आच्छादित कर लेते हैं, उसी भांति कार्तिक के आरंभ होते ही एक अन्य प्रकार के जंतु देहातों में निकल पड़ते हैं और अपने खेमों तथा छोलधारियों से समस्त ग्राम मंडल को उज्जवल कर देते हैं। वर्षा के आदि में राजसिक कीट और पतंग का उद्भव होता है, उसके अंत में तामसिक कीट और पतंग का। उनका उत्थान होते ही देहातों में भूकंप सा आ जाता है और लोग भय से प्राण छिपाने लगते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अधिकारियों के ये दौरे सद इच्छाओं से प्रेरित होकर होते हैं। उनका अभिप्राय है कि जनता की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना। न्याय प्रार्थी के द्वार तक पहुंचता, प्रजा के दुखों को सुनता। न्याय प्रार्थी के द्वार तक पहुंचता, प्रजा के दुखों को सुनना, उनकी आवश्यकताओं को देखना, उनके कष्टों का अनुमान करना, उनके विचारों से परिचित होना। यदि अर्थ सिद्ध होते तो ये दौरे बसंत काल से भी अधिक प्राण पोषक होते। लोग बीणा पखावज से, ढोल मंजीरे से इनका अभिवादन करते, किंतु जिस भांति प्रकाश की रश्मियाँ पानी में वक्रगामी हो जाती हैं, उसी भांति सदिच्छाएँ भी बहुधा मानवीय दुर्बलताओं के संपर्क में विषम हो जाया करती हैं। सत्य और न्याय पैरों के नीचे आ जाता है, लोभ और स्वार्थ की विजय हो जाती है। अधिकारी और उनके कर्मचारी विरहणी की भांति इस सुख काल के दिन गिना करते हैं। शहर में तो इनकी दाल नहीं गलती या गलती है तो बहुत कम। वहाँ प्रत्येक वस्तु के लिए उन्हें जेब में हाथ डालना पड़ता है, किंतु देहातों में जेब की जगह उनका हाथ अपने सोटे पर होता है या किसी दीन किसान की गर्दन पर। स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता था उन पदार्थों की यहाँ केवल जिह्वा और बाहु के बल से रेल पेल हो जाती है। जितना खा सकते हैं खाते हैं, बार बार खाते, और जो नहीं खा सकते वे घर भेजते हैं। घी से भरे हुए कनस्तर, दूध से भरे हुए मटके, उपले, लकड़ी, घास, चारे से लदी हुई गाड़ियाँ शहरों में आने लगती हैं। घर वाले हर्ष से फूले नहीं समाते, अपने भाग्य को सराहते हैं, क्योंकि अब दुख के दिन गए, सुख के दिन आए। उनकी तरी वर्षा के पीछे आती है, वह खुशकी में तरी का आनंद उठाते हैं। देहात वालों के लिए वह बड़े संकट के दिन होते हैं। उनकी सामत आ जाती है, मार खाते हैं, बेगार में पकड़े जाते हैं। दासत्व के दारुण निर्दय आघातों से आत्मा का भी ह्रास हो जाता है। अगहन का महीना था, सांझ हो गई थी। कादिर खां के द्वार पर अलाव लगी हुई थी। कोई आदमी उसके इर्द गिर्द बैठे हुए बातें कर रहे थे। कादिर ने बाजार के तंबाकू की निंदा की। दुखरन भगत ने उनका अनुमोदन किया। इसके बाद डपट सिंह पत्थर और बेलन के कोल्हुओं के गुण दोष की विवेचना करने लगे। अंत में लोहे ने पत्थर पर विजय पाई। दुखरन बोले, आजकल रात को मटर में सियार और हरिन बड़ा उपद्रव मचाते हैं, जाड़े के मारे उठा नहीं जाता। कादिर, अब की ठंड पड़ेगी, दिन को पछुआ चलता है, मेरे पास तो कोई कंबल भी नहीं, वही एक दोहर लपेटे पड़ा रहता हूँ। पुआल ना हो गया होता तो रात को अकड़ जाता। डपट,
यहाँ किसके पास कंबल है? उसी एक पुराने गुस्से की भुगत है। लकड़ी भी इतनी नहीं मिलती कि रात भर तापे। मनोहर, अब की बेटी के ब्याह में इमली का पेड़ कटवाया था, क्या सब जल गई? डपट, नहीं बची तो बहुत थी, पर कल डिप्टी ज्वाला सिंह के लश्कर में चली गई। खां साहब से कितना कहा कि इसे मत ले जाइए, पर उनकी भला सुनती है। चपरासियों को ढेर दिखा दिया, बात की बात में सारी लकड़ी उठ गई। मनोहर, तुमने चपरासियों से कुछ नहीं कहा? डपट, क्या कहता, 10-5 मन लकड़ी के पीछे अपनी जान सांसत में कौन डालता? गालियाँ खाता, लश्कर में पकड़ा जाता, मार पड़ती ऊपर से, तब तुम भी पास न फटकते। दोनों लड़के और डपट तो गरम हो पड़े थे, लेकिन मैंने उन्हें डांट दिया, ज़बरदस्त काटेंगा सिर पर। कादिर, हाकिमों का दौर गया, हमारी मौत है। बकरीद में हमें कुर्बानी के लिए जो बकरा पाल रखा था वह कल लश्कर में पकड़ गया। रब्बी बूचड़ 5 रुपये नगद देता था, मगर मैंने न दिया। इस वक्त 7 से कम का माल न था। मनोहर, ये लोग बड़ा अंधेर मचाते हैं, इंतजाम करने, इंसाफ करने, लेकिन हमारे गले पर छुरी चलाते हैं। इससे कहीं अच्छा तो यही दौर था कि दौरे बंद हो जाते। यही न होता कि मुकदमे वालों को सदर जाना पड़ता। इस आशा से तो जान बचती। कादिर, इसमें हाकिमों का कसूर नहीं है, ये सब उनके लश्कर वालों की धांधली है। वही सब हाकिमों को भी बदनाम कर देते हैं। मनोहर, कैसी बातें कहते हो दादा, ये सब मिली भगत है। हाकिम का इशारा ना होता तो मजाल है कि कोई लश्करी पराई चीज़ पर हाथ डाल सके। सब कुछ हाकिमों की मर्जी से होता है, उनकी मर्जी क्यों ना होगी? सेठ का माल किसको बुरा लगता है? डपट, ठीक बात है, जिसकी जितनी आमद होगी वह उतना ही मुंह फैलाता है। दुखरन परमात्मा ये अंधेर देखते हैं और कोई जतन नहीं करते। देखे विशेश्वर शाह को अब कितनी घटी आती है। डपट, पर साल तो पूरे 300 की चपत पड़ी थी, वही अब की भी समझो। अगर जिन्स की तक रहे तो इतना घाटा ना पड़े, मगर यहाँ तो इलायची, कत्था, सुपारी, मेवा, मिश्री सब कुछ चाहिए, सब टके से। लोग खाने के इतने शौकीन बनते हैं, पर यह नहीं होता कि ये सब चीज़ें अपने साथ रखें। मनोहर, शहर में खरे दाम लगते हैं, यहाँ जी में आया दिया न दिया। कादिर, कल लश्कर का एक चपरासी विशेषर के यहाँ साबूदाना मांग रहा था। विशेषर हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था, मेरे यहाँ नहीं है, लेकिन चपरासी एक न सुनता था। कहता था जहाँ से चाहो लाकर दो मुझे। गालियाँ देता था, डंडा दिखाता था। बलराज पहुँच गया। जब वह कड़ा पड़ा तो चपरासी मियाँ नरम पड़े और भुनभुनाते चले गए। दुखरन विशेषर की एक बार मरम्मत हो जाती तो अच्छा होता। गांव भर का गला मरोड़ता है, ये उसकी सज़ा है। डपट, और हम तुम किसका गला मरोड़ते हैं? मनोहर ने चिंतित भाव से कहा, बलराज, अब सरकारी आदमियों के मुंह आने लगा है। मनोहर ने चिंतित भाव से कहा, बलराज, अब सरकारी आदमियों के मुंह आने लगा। कितना समझा के हार गया, मानता नहीं। कादिर, ये उम्र ही ऐसी होती है। यही बातें हो रही थी कि एक बटोही आकर अलाव के पास खड़ा हो गया। पीछे पीछे एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और अलाव से दूर सिर झुकाकर बैठ गई। कादिर ने पूछा, कहो भाई, कहाँ घर है? घर की देवरी पार। अपनी बुढ़िया माता को लिए अस्पताल जाता था, मगर वह जो सड़क के किनारे बगीचे में डिप्टी साहब का लश्कर उतरा है, वहाँ पहुँचा तो चपरासी ने गाड़ी रोक ली। हमारे कपड़े लत्ते फेंक फांक लकड़ी लादने लगे। कितनी अर्जी विनती की, बुढ़िया बीमार है, रात भर चला हूँ, आज अस्पताल नहीं पहुँचा तो कल न जाने इसका क्या हाल हो, मगर कौन सुनता है। मैं रोता ही रहा, वहाँ गाड़ी लद गई। तब मुझसे कहने लगे, गाड़ी हाँक। क्या करूँ? अब गाड़ी हाँक सदर जा रहा हूँ। बैल और गाड़ी उनके भरोसे छोड़ कर आया हूँ। जब लकड़ी पहुँचा के लौटूँगा तब अस्पताल जाऊँगा। तुम लोगों को हो सके तो बुढ़िया के लिए खटिया दे दो और कहीं पड़े रहने का ठिकाना बता दो। इतना पुण्य करो, मैं बड़ी विपत्ति में हूँ।
दुखरन ये बड़ा अंधेर है, ये लोग आदमी काहे के पूरे राक्षस हैं जिन्हें दया धर्म पर विचार नहीं। डपट दिन भर के थके मांदे बैल हैं, न जाने कहाँ गाड़ी ले जानी पड़ेगी, न जाने जब लौटेंगे, न जाने कब लौटेंगे। तब तक बुढ़िया अकेली पड़ी रहेगी, जाने कैसे पड़ी रहे। हम लोग कितने भी हों, पराए ही घर के आदमी की और बात है। हम लोग कितने भी हों हैं तो पराए ही घर के आदमी की बात और है। मनोहर, मेरा तो ऐसा जी चाहता है कि हम इस डिप्टी साहब के सामने चला जाएं और खरी खरी सुना आएँ। वह भी याद करेंगे बड़ी हाकिम के पोंग बने हैं। इंसाफ तो क्या करेंगे, उल्टे गरीबों को पीसते हैं। खटिया की तो कोई बात नहीं है और न जगह की कमी है, लेकिन ये अकेली रहेंगी कैसे? बटोही, कैसे बताऊं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मनोहर, यहाँ से कोई तुम्हारी गाड़ी हाँक ले जाए तो कोई हरज है? बटोही, ऐसा हो जाए तो क्या पूछना है कोई आदमी? मनोहर, आदमी बहुत है, कोई न कोई चला जाएगा। कादिर, तुम्हारा हलवाहा तो खाली है, उसे भेज दो। मनोहर, हलवाए से बैल सधे न सधे मैं ही चला जाऊंगा। कादिर, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं आता, कहीं झगड़ा कर बैठे तो और बन जाए। दुखरन भगत, तुम चले जाओ तो अच्छा है। दुखरन ने नाक सिकोड़ कर कहा, मुझे तो जानते ही हो, रात को कहीं नहीं जाता, भजन भाव का यही खेला है। कादिर, चला तो मैं जाता, लेकिन मेरा मन कहता है बूढ़ी को अच्छा करने का बस मुझी को बूढ़ी को अच्छा करने का जस मुझी को मिलेगा। कौन जाने अल्लाह को यही मंजूर हो। मैं उन्हें अपने घर लिए जाता हूँ, जो कुछ बन पड़ेगा करूँगा। गाड़ी हसनू से हकवाए देता हूँ, बैलों को चारा पानी देना है, बलराज को थोड़ी देर के लिए भेज देना। कादिर के बरोठे में वृद्धा की चारपाई पड़ गई। कादिर का लड़का हसनू गाड़ी हाँकने के लिए पड़ाव की तरफ चल पड़ा। इतने में सुक्खू चौधरी और गौस खां दो चपरासियों के साथ आते दिखाई पड़े। दूसरी ओर से बलराज भी आकर खड़ा हो गया। गौस खां ने कहा, सब लोग यहाँ बैठे गलचौड़ कर रहे हो, कुछ लश्कर की खबर भी है? देखो, यही चपरासी लोग दूध के लिए आए हैं, इनका बंदोबस्त करो। कादिर, कितना दूध चाहिए? एक चपरासी, कम से कम 10, आखिर 10 सेर। इतना दूध तो चाहे गांव भर में न मिले। 2 ही 4 आदमियों के पास भैंसें हैं और वह भी दुधारू नहीं है। मेरे यहाँ तो दोनों जून में सेर भर से ज़्यादा नहीं होता। चपरासी, भैंसे हमारे सामने लाओ, दूध तो हमारा चपरास निकालता है, हम पत्थर से दूध निकाल लें, चोरों के पेट की बात तक निकाल लेते हैं। भैंस तो फिर भैंस है, इस चपरास में वह जादू है कि चाहे तो जंगल में मंगल कर दे। लाओ भैंसें, यहाँ खड़ी करो। गौस खां, इतने तूल कलाम की क्या ज़रूरत है, दूध का इंतजाम हो जाएगा। 2 सेर सुक्खू देने को कहते हैं, कादिर के हाथ 2 सेर मिल जाएगा। दुखरन भगत 2 सेर दे देंगे, मनोहर और डपट सिंह भी 2-2 सेर देंगे, बस हो गया। कादिर, मैं 2-4 सेर का बीमा नहीं लेता, ये दोनों भैंसें खड़ी हैं, जितना दूध ले लो। दुखरन, मेरी ओर तो दोनों भैंसें गाभिन है, बहुत देंगी आधा सेर। पुआल तो खाने को पाती हैं, वह भी आधा पेट, कहीं चराई है नहीं, दूध कहाँ से हो। डपट सिंह, सुक्खू चौधरी जितना देते हैं उसका आधा मुझसे ले लीजिए, हैसियत के हिसाब से न लीजिएगा। गौस खां, तुम लोगों की यह निहायत बेहूदी आदत है कि हर बात में लाग डांट करने लगते हो। शराफत और नरमी से आधा भी न दोगे, लेकिन सख्ती से पूरा लिए हाजिर हो जाओगे। मैंने तुमसे 2 सेर की कह दिया, इतना तुम्हें देना होगा। डपट, इस तरह आप मालिक हैं, भैंसे खोल ले जाइए, लेकिन 2 सेर दूध मेरे यहाँ ना होगा। गौस खां, मनोहर, तुम्हारी भैंसें दुधारू हैं? मनोहर ने अभी तक जवाब ना दिया था। बलराज बोल उठा, मेरी भैंसें बहुत दुधारू हैं, मन भर दूध देती हैं, लेकिन बेगार के नाम से छटाक भर भी ना देंगी। मनोहर, तू चुप क्यों नहीं रहता, तुमसे कौन पूछता है? हमेशा जितना हो सकेगा देंगे, हमसे जितना हो सकेगा देंगे, तुमसे मतलब? चपरासी ने बलराज की ओर अपमानजनक क्रोध से देखकर कहा, मैं तो अभी हम लोगों के पंजे में नहीं पड़े हो, एक बार पड़ जाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, मुंह से बात न निकलेगी। दूसरा चपरासी मालूम होता है कि सिर पर गर्मी चढ़ गई, तभी ऐठ रहा है, इसे लश्कर ले चलो, गर्मी उतर जाए। बलराज ने मरमाहत होकर कहा,
मियाँ, हमारी गर्मी 5-5 रुपल्ली के चपरासियों के मान की नहीं है। जाओ अपने साहब बहादुर के जूते सीधे करो, तो जो तुम्हारा काम है। हमारी गर्मी के फेर में न पड़ो, नहीं तो हाथ लग जाएंगे। उस जन्म के पापों का दंड भोग रहे हो, लेकिन अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। बलराज ने ये शब्द ऐसे सगर्व गंभीरता से कहे कि दोनों चपरासी खिसिया गए। इस घोर अपमान का प्रतिकार करना कठिन था। ये मानो वाद को वाणी की परिधि से निकालकर कर्म के क्षेत्र में लाने की ललकार थी। व्यंग्याघात शाब्दिक कलह की चरम सीमा है। उसका प्रतिकार मुंह से नहीं, हाथ से होता है। लेकिन बलराज की चौड़ी छाती और पुष्टभुज दंड देखकर चपरासियों को हाथापाई करने का साहस न हुआ। गौस खां से बोला, खां साहब, आप इस लौंडे को देखते हैं कैसा बढ़ा जाता है। इसे समझा लीजिए, हमारे मुंह ना लगे। ऐसा ना हो कि सामत आ जाए और 6 महीने तक चक्की पीसनी पड़े। हम लोग आप लोगों का मुलाहिजा करते हैं, नहीं तो इसकी हेकड़ी का मज़ा इसे चखा देते। गौस खां, सुनते हो मनोहर अपने बेटे की बात? भला सोचो तो, डिप्टी साहब के कानों में ये बात पड़ जाए तो तुम्हारा क्या हाल हो। कहीं एक पत्ती का साया भी न मिलेगा। मनोहर ने दीनता से खां साहब की ओर देखकर कहा, खां साहब, मैं तो इसे सब तरह से समझा बुझा कर हार गया। न जाने क्या करने पर तुला है। बलराज से, अरे तू यहाँ से जाएगा कि नहीं? बलराज, क्यों जाऊँ? मुझे किसी का डर नहीं है। ये लोग डिप्टी साहब से मेरी शिकायत करने की धमकी देते हैं। मैं आप ही उनके पास चला जाता हूँ। इन लोगों को उन्होंने कभी ऐसा नादिर शाही हुक्म न दिया होगा। जाकर गांव में आग लगा दो, और मान ले कि वह ऐसा कड़ा हुक्म दे भी दे, तो इन लोगों को तो सोचना चाहिए कि गरीब किसान भी हमारे भाई बंधु हैं। इन्हें व्यर्थ न सताएं। लेकिन इन लोगों को तो पैसे के लोभ और चपरास के मद में ऐसा अंधा बना दिया है कि कुछ सूझता ही नहीं। आज इस बेचारी बुढ़िया का क्या हाल होगा? मरेगी कि जिएगी? नौकरी तो की है 5 रुपए की, और काम है बस्ते ढोना, मेज साफ करना, साहब के पीछे पीछे खिदमतगारों की तरह चलना, और बनते हैं बड़े रईस। मनोहर, तू चुप होगा कि नहीं? एक चपरासी नहीं, उसे खूब गालियां दे लेने दो, जिसमें इसके दिल की हवस निकल जाए। इसका मज़ा इन्हें कल मिलेगा। खां साहब, आपने सुना है, आपको गवाही देनी पड़ेगी। आपका इतना मुलाहिजा बहुत किया। दूध का इंतजाम कुछ हुआ? गौस खां, जी नहीं। दूध लो 10 सेर से ज़्यादा। यही लोग झक मारेंगे, क्या बताएं। आज इस छोकरी की बदौलत हमको तुम लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इस गांव की कुछ हवा ही बिगड़ी है। मैं खूब समझता हूँ ये लोग जो भी बिल्ली बनने बैठे हैं, इन्हीं के सह देने से लौंडे को इतनी ज़रूरत हुई है। नहीं तो इसकी मजाल थी जो टर्राता। बछड़ा खूंटे की ही बल कूदता है। खैर, आपका मेरा नाम गौस खां है। खैर, अगर मेरा नाम गौस खां है तो एक एक से समझूंगा। इस तिरस्कार का आशातीत प्रभाव हुआ। सब दहल उठे। ये अभिनयशीलता जो पहले सबके चेहरे से झलक रही थी, लुप्त हो गई। मनोहर तो ऐसा सिटपिटा गया मानो सैकड़ों जूते पड़े हों। इस खटाई ने सबके नशे उतार दिए। कादिर खां बोला, मनोहर, जाओ, जितना दूध है सब यहाँ भेज दो। गौस खां, हमको मनोहर के दूध की ज़रूरत नहीं। बलराज, यहाँ देता ही कौन है? मनोहर खिसिया गया, उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा ले, अब तू ही बोल, जो तेरे जी में आए कर। मैं जाता हूँ, अपना घर द्वार संभाल। मेरा निवाह तेरे साथ ना होगा, चाहे घर को रख, चाहे आग लगा दे। ये कहकर मैं सशंक क्रोध से भरा हुआ वहाँ से चल दिया। बलराज भी धीरे धीरे अपने अखाड़े की ओर चला। वहाँ इस समय सन्नाटा था। मुगदर की जोड़ी रखी थी, एक पत्थर की डाल जमीन पर पड़ी थी और लेजिम आम की डाल से लटक रहा था। बलराज ने कपड़े उतारे, लंगोट कसकर अखाड़े में उतरा, लेकिन आज व्यायाम से में उसका मन न लगा। चपरासियों की बात एक फोड़े की भांति उसके हृदय में टीस रही थी। यद्यपि उसने चपरासियों को निर्भय होकर उत्तर दिया था, लेकिन उसे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गांव के अन्य पुरुषों को, यहाँ तक मेरे पिता को भी मेरी बातें उदंड प्रतीत हुई। सब के सब कैसा सन्नाटा खींचे बैठे रहे। मालूम होता है कि किसी के मुंह में जीभ नहीं, तभी तो ये दुर्गति हो रही है। अगर कुछ दम हो तो आज इतने पीसे कुचले क्यों जाते। और तो और दादा ने भी मुझी को डांटा। न जाने इनके मन में इतना डर क्यों समा गया है। पहले तो ये इतने कायर न थे,
कदाचित अब मेरी चिंता इन्हें सताने लगी है, लेकिन मुझे अवसर मिला तो स्पष्ट कह दूंगा कि तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। मुझे परमात्मा ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत कर सकता हूँ और दो को खिलाकर खा सकता हूँ। तुम्हें अगर अपने खेत इतने प्यारे हैं कि उनके पीछे तुम अत्याचार और अपमान सहने को तैयार हो तो शौक से सहो, लेकिन मैं ऐसे खेतों पर लात मारता हूँ। अपने पसीने की रोटी खाऊंगा, अकड़ कर चलूँगा। अगर कोई आँख दिखाएगा तो उसकी आँख निकाल लूँगा। ये बुढ़ा गौस खां कैसी लाल पीली आँखें कर रहा था। मालूम होता है इनकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। मुझ पर 2 चोट कर चुके हैं। अब देखता हूँ कौन सा रास्ता निकालते हैं। इनका क्रोध मुझी पर उतरेगा। कोई चिंता नहीं, देखा जाएगा। दोनों चपरासी मन में भी फूले ही न समाये होंगे कि सारा गांव कैसा रौब में आ गया, पानी भरने को तैयार है। गांव वालों ने भी लल्लो चप्पो की होगी, कोई परवाह नहीं। चपरासी मेरा कर ही क्या सकते हैं, लेकिन मुझे कल प्रातः डिप्टी साहब के पास जाकर उनसे सब हाल कह देना चाहिए। विद्वान पुरुष हैं, दीन जनों पर उन्हें अवश्य दया आएगी। अगर वह गाड़ियों के पकड़ने की मनाही कर दें तो क्या पूछना। उन्हें ये अत्याचार कभी पसंद ना आता होगा। ये चपरासी लोग उनसे छिपाकर यूँ ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन कहीं उन्होंने मुझे अपने इजलास से खड़े खड़े निकलवा दिया तो। बड़े आदमियों का घमंड बहुत होता है, कोई हरज नहीं। मैं सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा, देखूंगा इसे कोई मुसाफिरों की गाड़ी पकड़ता है। मैं सड़क पर खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे कोई मुसाफिरों की गाड़ी पकड़ता है। या तो 2-4 का सिर तोड़ के रख दूंगा या आप वहीं मर जाऊंगा। अब बिना गरम पड़े काम नहीं चल सकता। वह दादा बुलाने आ रहे हैं। बलराज अपने बाप के पीछे पीछे घर पहुंचा। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। बिलासी बलराज को देखकर बोली, कहाँ जाके बैठ रहे? तुम्हारे दादा कब से खोज रहे हैं। चलो, रोटी तैयार है। बलराज अखाड़े की ओर चला गया था। बिलासी, तुम अखाड़े मत जाया करो। बलराज, क्यों? बिलासी, क्यों? क्या देखते नहीं हो सबकी आंखों में कैसे चुभते हो? जिन्हें तुम अपना हितू समझते हो वह सबके सब तुम्हारी जान के घातक हैं। तुम्हें आग में ढकेल कर आप तमाशा देखेंगे। आज ही तुम्हें सरकारी आदमियों से भिड़ाकर कैसा दबक गए। बलराज ने इस उपदेश का कोई उत्तर नहीं दिया। चौके पर जा बैठा। उसके एक ओर मनोहर था, दूसरी ओर जरा हटकर उसका हलवाहा रंगी चमार बैठा था। बिलासी ने जौ की मोटी रोटियां, बथुआ का साग और अरहर की दाल तीनों थाली में परस दी। तब एक फूल के कटोरे में दूध लाकर बलराज के सामने रख दिया। बलराज, क्या और दूध नहीं है? बिलासी, दूध कहाँ है? बेगार में नहीं चला गया? बलराज, अच्छा, ये कटोरा रंगी के सामने रख दो। बिलासी, तुम खा लो, रंगी दूध ना खाएगा तो दुबला नहीं हो जाएगा। बलराज बेगार का हाल सुनकर क्रोध से आग हो रहा था। कटोरे को उठाकर आंगन की ओर जोर से फेंक दिया। वह तुलसी के चबूतरे से टकराकर टूट गया। बिलासी ने दौड़कर कटोरा उठा लिया और पछताते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया है? राम राम, ऐसा सुंदर कटोरा चूर चूर कर दिया। कहीं सनक तो नहीं गए हो? बलराज, हाँ, सनक ही गया हूँ। बिलासी, किस बात पर? कटोरे को पटक दिया। बलराज, इसीलिए जो हमसे अधिक काम करता है उसे हमसे अधिक खाना चाहिए। हमने तुमसे बार बार कहा है कि रसोई में जो कुछ थोड़ा बहुत हो वह सबके सामने आना चाहिए। अच्छा खाएं बुरा खाएं तो सब खाएं, लेकिन तुम्हें न जाने क्यों ये बात भूल जाती है। अब याद रहेगी। रंगी कोई बेगार का आदमी नहीं है, घर का आदमी है। वह मुँह से चाहे ना कहे पर मन में अवश्य कहता होगा, छाती फाड़ कर काम मैं करूं और मूँछों पर ताव देकर खाएं ये लोग। ऐसे दूध घी खाने पर लानत है। रंगी ने कहा, भैया, नित्य तो दूध खाता हूँ, एक दिन ना सही। तुम हक नाहक इतने खपा हो गए। इसके बाद तीनों आदमी चुपचाप खाने लगे। खा पीकर बलराज रंगी ऊख की रखवाली करने मंडिया की तरफ चला गया। यहाँ बलराज ने चरस निकाली। दोनों ने खूब दम लगाए। जब दोनों ऊख के छिकले के बिछावन पर कंबल ओढ़ लेटे तो रंगी बोला, काहे भैया, आज तुमने लश्कर के चपरासियों से कुछ कहा सुना था? कहा सुनी हो गई क्या? बलराज, हाँ, हुज्जत हो गई। दादा ने मन का किया होता तो दोनों को मारता। रंगी, तभी दोनों तुम्हें बुरा भला कहते चले जाते थे। मैं उधर से क्यारी में पानी खोल कर आता था, मुझे देखकर दोनों चुप हो गए।
मैंने इतना सुना, अगर ये लौंडा कल सड़क पर गाड़ियाँ पकड़ने में कुछ तकरार करे तो बस चोरी का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लो। एक 50 बेत बढ़ जाए तो उसकी सेखी उतर जाए। बलराम, अच्छा, ये सब यहाँ तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुमने अच्छा किया मुझे चिता दिया। मैं कल सवेरे ही डिप्टी साहब के पास जाऊँगा। रंगी, क्या करने जाओगे? भैया अच्छा आदमी नहीं है, बड़ी कड़ी सज़ा देता है, किसी को छोड़ना तो जानता ही नहीं। तुम्हें क्या करना है? इसकी गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी, मैं आप निपट लेगा। बलराज, वाह, लोगों में इतना ही बूता होता तो किसी की गाड़ी पकड़ी ही क्यों जाती। सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। ये चपरासी भी तो आदमी ही है। रंगी, तो तुम काहे को दूसरे के बीच में पड़ते हो? तुम्हारे दादा आज बहुत उदास थे, अम्मा रोती रहीं। बलराज, क्या जाने क्यों रंगी, जब से दुनिया का थोड़ा बहुत हाल जानने लगा हूँ मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता। जब किसी जबरे को किसी गरीब का गला दबाते देखता हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। जी चाहता है चाहे अपनी जान रहे या जाए, इस जबरे का सिर नीचा कर दूँ। सिर पर एक भूत सा सवार हो जाता है। जानता हूँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, पर मन काबू से बाहर हो जाता है। इसी तरह की बातें करते करते दोनों सो गए। प्रातःकाल बलराज घर गया, कसरत की, दूध पिया, ढीला कुर्ता पहना, पगड़ी बांधी, डिप्टी साहब के पड़ाव की ओर चला। मनोहर अब तक उससे रूठे बैठे थे, अब जब्त ना कर सके। पूछा, कहाँ जाते हो? बलराज, जाता हूँ डिप्टी साहब के पास। मनोहर, क्यों सिर पर भूत सवार है? अपना काम क्यों नहीं देखते? बलराज, देखूंगा कि पढ़े लिखे लोगों का मिजाज कैसा होता है। मनोहर, धक्के खाओगे और कुछ नहीं। बलराज, धक्के तो चपरासियों के खाते ही हैं, इसकी क्या चिंता, कुत्ते की जात पहचानी जाएगी। मनोहर ने उसी ओर निराशापूर्ण स्नेह की दृष्टि से देखा और कंधे पर कुदाल रखकर हार की ओर चल दिया। बलराज को मालूम हो गया कि अब ये मुझे छोड़ा हुआ साड़ समझ रहे हैं, पर वह अपनी धुन में मस्त था। मनोहर का ये विचार कि इस समय समझाने का उतना असर न होगा जितना विरक्ति भाव का, निष्फल हो गया। वह ज्यों ही घर से बाहर निकला, बलराज ने भी लठ कंधे पर रखा और कैंप की ओर चला। किसी हाकिम के सम्मुख जाने का ये पहला ही अवसर था। मन में अनेक विचार आते थे, मालूम नहीं मिले या न मिले, कहीं मेरी बातें सुनकर बिगड़ न जाए, मुझे देखते ही सामने से निकलवा न दें। चपरासियों ने मेरी शिकायत अवश्य की होगी, क्रोध में भरे बैठे होंगे। बाबू ज्ञान शंकर से इनकी दोस्ती भी तो है, उन्होंने भी हम लोगों की ओर से उनके कान खूब भरे होंगे। मेरी सूरत देखते ही जल जाएंगे। जो कुछ हो, एक नया अनुभव तो हो जाएगा। यही पढ़े लिखे लोग हैं जो सभाओं में और लाट साहब के दरबार में हम लोगों की भलाई की रट लगाया करते हैं, हमारे नेता बनते हैं। देखूंगा ये लोग अपनी बातों के कितने धनी हैं। बलराज कैंप में पहुंचा तो देखा जगह जगह लकड़ी के अलाव जल रहे हैं, कहीं पानी गर्म हो रहा है, कहीं चाय बन रही है। एक बूचड़ बकरे का मांस काट रहा है, दूसरी ओर विशेषर साहब बैठे जींस तौल रहे हैं। चारों ओर घड़े और हाड़ियाँ टूटी पड़ी हैं। एक वृक्ष की छांव में कितने ही आदमी सिकुड़े बैठे थे, जिनके मुकदमों की आज पेशी होने वाली थी। बलराज पेड़ों की आड़ में होता हुआ ज्वाला सिंह के खेमे में जा पहुंचा। उसे ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं उन दोनों चपरासियों की निगाह मुझ पर न पड़ जाए। वह खड़ा सोचने लगा कि डिप्टी के साहब के सामने कैसे जाऊं। उस पर इस समय एक रौब छाया हुआ था। खेमे के सामने जाते हुए पैर कांपते थे। अचानक उसे गौस खां और सुखू चौधरी एक पेड़ के नीचे आग तापते दिखाई पड़े। अब वह खेमे के पीछे खड़ा न रह सका। उनके सामने धक्के खाना या डांट सुनना मर जाने से भी बुरा था। वह जी कड़ा करके खेमे के सामने चला गया, ज्वाला सिंह को सलाम करके चुपचाप खड़ा हो गया। बाबू ज्वाला सिंह एक न्यायशील, एक दयालु मनुष्य थे, किंतु इन 2-3 महीनों के दौरे में उन्हें अनुभव हो गया था कि बिना कड़ाई के मैं सफलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। सौजन्य और शालीनता निज के कामों में चाहे जितनी ही हो, सराहनीय हो, लेकिन शासन कार्य में यह सद्गुण अवगुण बन जाता है। लोग उनसे अनुचित लाभ उठाने लगते हैं, उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लेते हैं। अतएव न्याय और शील में परस्पर विरोध हो जाता है। रसद और बेकार के विषय में भी अधीनस्थ कर्मचारियों की चापलूसियाँ उनकी न्याय नीति पर विजय पा गई थी।
और वह अज्ञात भाव से स्वेच्छाचारी अधिकारियों के वर्तमान सांचे में ढल गए थे। उन्हें अपने विवेक पर पहले से ही गर्व था। अब इसने आत्मश्लाघा का रूप धारण कर लिया था। वह जो कुछ कहते या करते थे उसके विरुद्ध एक शब्द भी न सुनना चाहते थे। इससे उनकी राय पर कोई असर न पड़ता। वह निष्प्रह मनुष्य थे और न्याय मार्ग से जी भर भी न टलते थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से ये विचार होता था कि किसी को मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। अपने औचित्य पालन का विश्वास और अपनी गौरवशील प्रकृति उन्हें प्रार्थियों के प्रति अनुदार बना देती थी। बलराज को सामने देखकर बोले, कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? बलराज ने झुककर सलाम किया। उनकी उदंडता लुप्त हो गई। डरता हुआ बोला, हुजूर से कुछ बोलना चाहता हूँ। ताबेदार का घर इसी लखनपुर में है। ज्वाला सिंह, क्या कहना है? बलराज, कुछ नहीं, इतना ही पूछना चाहता हूँ कि सरकार को आज कितनी गाड़ियों की ज़रूरत होगी? ज्वाला सिंह, क्या तुम गाड़ियों के चौधरी हो? बलराज, जी नहीं, चपरासी लोग सड़क पर जाकर मुसाफिरों की गाड़ियों को रोकते हैं, उन्हें दिक करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार को जितनी गाड़ियाँ दरकार हों उतनी आसपास के गांव से खोज लाऊं। उनका सरकार से जो किराया मिलता हो वह दे दिया जाए तो मुसाफिरों को रोकना ना पड़े। ज्वाला सिंह ने अपना सामान लादने के लिए ऊँट रख लिए थे, किंतु ये जानते थे कि मात हतों और चपरासियों को अपना असबाब लादने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। उन्हें इसका खर्चा सरकार से नहीं मिलता। अतएव वे लोग गाड़ियाँ न रोकें तो उनका काम ही न चले। ये व्यवहार चाहे प्रजा को कष्ट पहुँचाए पर क्षम्य है। उनके विचार में ये कोई जाति नहीं थी। संभव था कि यही प्रस्ताव किसी सम्मानित पुरुष ने किया होता तो वह उस पर विचार करते, लेकिन एक अक्खड़ गंवार मूर्ख देहाती को उनसे ये शिकायत करने का साहस हो, वह उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाने का दावा करे, ये उनके आत्माभिमान के लिए असह्य था। चिढ़कर बोले, जाकर रिश्तेदारों से पूछो। बलराज, हुजूर ही उन्हें बुलाकर पूछ लें, मुझे वह न बताएंगे। ज्वाला सिंह, मुझे इस दर्द की फुर्सत नहीं है। बलराम के तेवर पर बल चढ़ गए। शिक्षित समुदाय की नीति परायणता और सज्जनता पर उसकी जो श्रद्धा थी वह क्षण मात्र में भंग हो गई। इन सद्भावों की जगह उसे अधिकार और स्वेच्छाचार का अहंकार अकड़ता दीख पड़ा। अहंकार के सामने सिर झुकाना उसने न सीखा था। उसने निश्चय किया कि जो मनुष्य इतना अभिमानी हो और मुझे इतना नीच समझे वह आदर के योग्य नहीं है। इसमें और गौस खां या मामूली चपरासियों में अंतर ही क्या रहा? ज्ञान और विवेक की ज्योति कहाँ गई? निसंग होकर बोला, सरकार इसे सिरदर्द समझते हैं और यहाँ हम लोगों की जान पर बनी हुई है। हुजूर धर्म के आसन पर बैठे हैं, चपरासी लोग प्रजा को लूटते फिरते हैं। मुझे आपसे ये विनती करने का हौसला हुआ तो इसलिए कि मैं समझता था कि आप दीनों की रक्षा करेंगे। अब मालूम हो गया कि हम अभागों का सहायक परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। ये कहकर वह बिना सलाम किए वहाँ से चल दिया। उसे एक नशा सा हो गया था। बातें अवज्ञापूर्ण थीं पर उनमें स्वाभिमान और सद इच्छा कूट कूट कर भरी हुई थी। ज्वाला सिंह में अभी तक सहृदयता का संपूर्णता पतन न हुआ था। क्रोध की जगह उनके मन में सद्भावना का विकास हुआ। अब तक इनके यहाँ स्वार्थी खुशामदी आदमियों का जमघट रहता था। ऐसे एक भी स्पष्टवादी मनुष्य से उनका संपर्क न हुआ। जिस प्रकार मीठे पदार्थ खाने से ऊब कर हमारा मन कड़वी वस्तुओं की ओर लपकता है, उसी भांति ज्वाला सिंह को ये कड़वी बातें प्रिय लगीं। उन्होंने उनके हृदय नेत्रों के सामने से पदाभिमान का पर्दा हटा दिया। जी में तो आया कि इस युवक को बुलाकर उससे खूब बातें करूं, किंतु अपनी स्थिति का विचार करके रुक गए। वे बहुत देर तक बैठे हुए इन बातों पर विचार करते रहे। अंतिम शब्दों ने उनकी आत्मा को एक ठोका दिया था और वह जागृत हो गई। मन में अपने कर्तव्य का निश्चय कर लेने के बाद उन्होंने अहलमत साहब को बुलाया। सैयद इजाद हुसैन ने बलराज को जाते देख लिया। कल का सारा वृतांत उन्हें मालूम ही था। ताड़ गए कि लौंडा डिप्टी साहब के पास फरियाद लेकर आया होगा। पहले तो शंका हुई कहीं डिप्टी साहब इसकी बातों में ना आ गए हों, लेकिन जब इसकी बातों से ज्ञात हुआ कि डिप्टी साहब ने उल्टे फटकार सुनाई तो धैर्य हुआ। बलराज को डांटने लगे। वह अपने अफसरों के इशारों के गुलाम थे और उन्हीं की इच्छा अनुसार अपने कर्तव्य का निर्माण किया करते थे। बलराज इस समय ऐसा हताश हो रहा था कि पहले थोड़ी देर तक वह चुपचाप खड़ा
इजाद हुसैन की कठोर बातें सुनता रहा। अंत में गंभीर भाव से बोला, आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों पर अन्याय भी हो और हम फरियाद भी ना करें? इजाद हुसैन, फरियाद का मज़ा तो चख लिया, अब चालान होता है, देखें कहाँ जाते हो। सरकारी आदमियों से मुजाहिम होना कोई खाला जी का घर नहीं है। डिप्टी साहब को तुम लोगों की सरकसी का रत्ती रत्ती हाल मालूम है। बाबू ज्ञान शंकर ने सारा कच्चा चिट्ठा उनसे बयान कर दिया है। वे तो मौके की तलाश में थे। आज शाम तक सारा गांव बंधा जाता है। गौस खां को सीधा पा लिया, इसी से शेर हो गए। अब सारी कसर निकल जाती है। इतने बेद पड़ेंगे, धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बलराज, ऐसा कोई अंधेरा है हाकिम लोग बेकसूर किसी को सजा दें? ऐसे कोई अंधेर है कि हाकिम लोग बेकसूर किसी को सजा दें? इजाद हुसैन, हाँ, ऐसा ही अंधेर है। सरकारी आदमियों को हमेशा बेगार मिली है और हमेशा मिलेगी। तुम गाड़ियाँ ना दोगे तो वह क्या अपने सिर पर असबाब ला देंगे। हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तुम ही से ली जाएंगी। हंसकर दो या रोकर, समझ गए? इतने में एक चपरासी ने कहा, चलिए आपको सरकार याद करते हैं। इजाद हुसैन पान खाए हुए थे। तुरंत कुल्ली की पगड़ी बांधी और ज्वाला सिंह के सामने जाकर सलाम किया। ज्वाला सिंह ने कहा, मीर साहब, चपरासियों को ताकीद कर दीजिए कि अब से कैंप के लिए बेगार में गाड़ियां ना पकड़ा करें। आप लोग अपना सामान मेरे ऊँटों पर रखा कीजिए। इससे आप लोगों को चाहे थोड़ी सी तकलीफ़ हो, लेकिन ये मुनासिब नहीं मालूम होता कि अपनी आसाइश के लिए दूसरों पर जब्र किया जाए। इजाद हुसैन, हुजूर बहुत वजह फरमाते हैं। आज से गाड़ियाँ पकड़ने की सख्त मुमानियत कर दी जाएगी। बेशक ये सरासर जुल्म है। ज्वाला सिंह सब चपरासियों से कह दीजिए मेरे इजलास के खेमे में रात को सो रहा करें। बेगार में पुआल लेने की ज़रूरत नहीं। गरीब इंसान यही पुआल काट काट कर जानवरों को खिलाते हैं, इसलिए उन्हें इसका देना नागवार गुजरता है। इजाद हुसैन, हुजूर का फरमाना बजा है। हुक्काम को ऐसा ही गरीब परिवार होना चाहिए। लोग जमींदार की सख्तियों से यूं ही परेशान रहते हैं, उस पर हुक्काम की बेगार तो और भी सितम ढाती है। ज्वाला सिंह के हृदय में ज्ञान शंकर के ताने अभी तक खटक रहे थे। यदि थोड़े से कष्ट से उन पर छींटें उड़ाने को सामग्री हाथ आ जाए तो क्या पूछना। ज्वाला सिंह इस द्वेष के आवेग को न रोक सके। एक बार गांव में जाकर उनकी दशा आंखों से देखने का निश्चय किया। 8 बज चुके थे, किंतु अभी तक चारों ओर कोहरा छाया था। लखनपुर के किसान आज छुट्टी मना रहे। जगह जगह अलाव के पास बैठे हुए लोग कल की घटना की आलोचना कर रहे थे। बलराज की धृष्टता पर टिप्पणियां हो रही थीं। इतने में ज्वाला सिंह चपरासियों और कर्मचारियों के साथ गांव में आ पहुंचे। गौस खां उनके दोनों चपरासी पीछे पीछे चले आते थे। उन्हें देखते ही स्त्रियां अपने अधमजे बर्तन छोड़ छोड़कर घरों में घुसीं। बाल वृद्धा भी इधर उधर दबक गए। कोई द्वार पर कूड़ा उठाने लगा, कोई रास्ते में पड़ी हुई खाट उठाने लगा। ज्वाला सिंह गांव भ्रमण करते हुए सुखू चौधरी के कोल्हू आड़े में आकर खड़े हो गए। सुखू चारपाई लेने दौड़े। गौस खां ने एक आदमी को कुर्सी लाने के लिए चौपाल दौड़ाया। लोगों ने चारों ओर से आकर ज्वाला सिंह को घेर लिया। अमंगल के भय से सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। ज्वाला सिंह, तुम्हारी खेती इस साल कैसी है? सुखू चौधरी को नेतृत्व का पद प्राप्त था। ऐसे अवसरों पर वही अग्रसर हुआ करते थे, पर वह अभी तक घर में से चारपाई निकाल रहे थे, जो बृहदाकार होने के कारण द्वार से नहीं निकल सकती थी। इसीलिए कादिर खां को प्रतिनिधि का आसन ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने विनीत भाव से उत्तर दिया, हुजूर अभी तक अच्छी है, आगे अल्लाह मालिक है। ज्वाला सिंह, यहाँ मुझे आव पासी के कुएँ बहुत कम नज़र आते हैं। क्या जमींदार की तरफ से इसका इंतजाम नहीं है? कादिर, हमारे जमींदार तो हुजूर हम लोगों को बड़ी परबस्ती करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हम लोग आप ही आलस के मारे कोई फिक्र नहीं करते। ज्वाला सिंह, मुंशी गौस खां तुम लोगों की सरकसी की बहुत शिकायत करते हैं। बाबू ज्ञान शंकर भी तुम लोगों से खुश नहीं है। ये क्या बात है? तुम लोग वक्त पर लगान नहीं देते। जब तकाजा किया जाता है तो फिसाद और असादा हो जाते हो। तुम्हें मालूम है कि जमींदार चाहे तो तुमसे 1 के 2 वसूल कर सकता है। गजादर
अहीर ने दबी जबान से कहा, तो कौन कहे कि छोड़ देते हैं। ज्वाला सिंह, क्या कहते हो, सामने आकर कहो। कादिर, कुछ नहीं हुजूर, यही कहना है कि हमारी मजाल है जो अपने मालिक के सामने सिर उठाए। हम तो उनके ताबेदार हैं, उनका दिया खाते हैं, उनकी ज़मीन में बसते हैं, भला उनसे सरकशी करके अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। रही बकाया सो हुजूर जहाँ तक होता है साल तमाम तक कौड़ी कौड़ी चुका देते हैं। हाँ, जब कोई काबू नहीं चलता तो कभी थोड़ी बहुत बाकी रह भी जाती है। ज्वाला सिंह ने इसी प्रकार से और भी कई प्रश्न किए, किंतु उनका अभीष्ट पूरा ना हो सका। किसी की जबान से गौस खां या बाबू ज्ञान शंकर के विरुद्ध एक भी शब्द न निकला। अंत में हार मानकर वह पड़ाव को चल दिए। अपनी पारिवारिक सदिच्छा का ऐसा उत्तम प्रमाण देने के बाद ज्ञान शंकर को बंटवारे के विषय में अब कोई असुविधा न रही। लाला प्रभाशंकर ने उन्हीं की इच्छा अनुसार करने का निश्चय किया। दीवान खाना उनके लिए खाली कर दिया। लखनपुर मोसल्लम उनके हिस्से में दे दिया। घर की अन्य सामग्रियां भी उन्हीं के मर्जी के मुताबिक बांट दी। बड़ी बहू की ओर से विरोध की शंका थी, लेकिन इस एहसान ने उनकी जबान ही नहीं बंद कर दी, वरन उनके मनोमालिन्य को भी मिटा दिया। प्रभाशंकर अब बड़ी बहू से, नौकरों से, मित्रों से, संबंधियों से ज्ञान शंकर की प्रशंसा किया करते और प्रायः अपनी आत्मीयता को किसी न किसी उपहार के रूप में प्रकट करते। एक दुसाला, एक चांदी का थाल, सुंदर कई चित्र, एक बहुत अच्छा ऊनी कालीन, ऐसी ही विविध वस्तुएं उन्हें भेंट की। उन्हें स्वादिष्ट पदार्थों से बड़ी रुचि थी। नित्य नाना प्रकार के मुरब्बे, चटनियाँ, अचार बनाया करते थे। इस कला में प्रवीण थे। आप भी शौक से खाते और दूसरों को खिलाकर आनंदित होते। ज्ञान शंकर के लिए नित्य कोई न कोई स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर जरूर भेजते। यहाँ तक कि ज्ञान शंकर इन सद्भावों से तंग आ गए। उनकी आत्मा अभी तक उनकी कपट नीति पर उनको लज्जित किया करती थी। ये खातिरदारियाँ उन्हें अपनी कुटिलता की याद दिलाती थी और उससे उनका चित्त दुखी होता था। अपने चाचा की सरल हृदयता और सज्जनता के सामने अपनी धूर्तता और मलिनता अत्यंत घृणित जान पड़ती थी। तो ये था आज का भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।